ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर आपको मेंटेन करना है, एरेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वाटर सेटल डाउन हो जाएगा, एयर यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी और उतने अमाउंट में वो पर्टिकुलर प्लांट जो इसके लिए सुटेबल होगा वही ग्रो कर सकता है। आप हर कंडीशन में हर प्लांट को नहीं ग्रो कर सकते हो, जस्ट आपको कंडीशन अकॉर्डिंग टू डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट वेरी करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट है एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स क्या है, मतलब आप वाटर की जो सप्लाई, आपने हॉर्स देखा होगा, इमेज ऐड करना, आपने वो देखा होगा गार्डन वगैरह में एक स्प्रे करता हुआ पंप चलता है। ठीक है, इस तरीके से पंप चलेगा जो रोटेट होगा और वाटर की सप्लाई देता रहेगा। ठीक है, तो आप इसमें इस कंडीशन में क्या हो गया कि वाटर में डिप नहीं रहेगा रूट, लेकिन ये रोटेट करके उसको वाटर की सप्लाई टाइम टू टाइम दे रहा है और ये सेट होगा। अब नाउ अगेन इट इज अंडर कंट्रोल। अब वाटर का मूवमेंट ऐसा लगाओ और वाटर का अमाउंट ऐसा लगाओ कि बस वो रूट तक गया, रूट के सरफेस पे वाटर अटैच्ड है, एब्जॉर्प्शन किया रूट हेयर ने, एंड फिर एक रोटेशन करके फिर से वाटर आ जाएगा। ठीक है, इतना फास्ट ये नहीं होगा, तो एक प्रॉपर डिप ना होके ये मेंटेन है। ये किस कंडीशन में, जो ज्यादा सेंसिटिविटी शो कर रहे थे वाटर के लिए वो इस कंडीशन में ग्रो करा सकते हैं। बाकी नीचे जो स्प्रे हो रहा है, ठीक है, जो स्प्रे हो रहा है वो वाटर यही है, न्यूट्रिशनल सॉल्यूशन ही है, बस आपने ये प्लांट की ऊंचाई कर दी थोड़ी ज्यादा और ये रूट डीप ना होके हवा में प्रेजेंट है और ये वाटर को रोटेशनल वाटर से जो स्प्रे हो रहा है वाटर उसको ले रहे हैं। इज इट क्लियर? और एयर इनको इन्वायरमेंट से मिल गई, समझ में आया? न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन स्प्रे से मिल गया और एयर इन्वायरमेंट से मिल गई, तो और ये और आगे एक टेक्नोलॉजी आ गया। इज इट क्लियर? और एरोपोनिक्स के बारे में एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पूछा जाता है, इसलिए नोट डाउन कर लेना इस प्रोसेस। एरोपोनिक्स इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन एयर और मिस्ट। मिस्ट मतलब ड्रॉपलेट ऑफ एयर, मॉइस्चर। क्लियर? मिस्ट एनवायरमेंट विदाउट द यूज ऑफ सॉइल। सॉइल अभी भी आपने यूज नहीं किया, आपने क्या किया, सिर्फ रूट को हवा में ले गए। आप इस सिस्टम से उठा के रूट को आपने हवा में ग्रो करा दिया। ठीक है, और नीचे चैम्बर वही है, चैम्बर यही है, जस्ट रूट का ऊंचाई बढ़ा दिया। ठीक है, डिप नहीं कर रहे हो आप इसको वाटर में डिप नहीं किए हो, यहाँ पे ऐसे पंप लगे हुए हैं जो वाटर की सप्लाई दे रहे हैं, तो ये वाटर को ले लेंगे लेकिन एयर इनको ऐसे मेंटेन रहेगा और एरोपोनिक्स हो गया। Not to be confused with hydroponics, aeroponics is the process of spraying or fogging the roots of the plant with a nutrient solution. Clear? सॉइल से अगेन सॉइल की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन हमने वैसे ही मेंटेन किया है, जस्ट जो प्लांट वाटर में मेंटेन मर्ज होने की वजह से रिएक्शन रूट सड़ जा रही थी, रूट पे इम्पैक्ट पड़ रहा था, उन प्लांट को हमने इस तरीके से ग्रो कर, तो एयर में ले गया और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन हमको स्प्रे के थ्रू दे रहे हैं। Is it clear? The plants are usually housed in trough, वही जो कंडीशन हो गया इसको ट्रॉक बोल रहे हैं, ट्यूब्स और फोम। ठीक है, प्लांट्स आर यूजली हाउस्ड इन ट्रॉक, ट्यूब्स एंड फोम। इन कंडीशंस में आप उसको ट्यूब के फॉर्म में दे दो, उसको फोमी के फॉर्म में दे दो, बस जस्ट वहां पे आपने वाटर का कंटेंट फोम बनेगा तो ऑलरेडी उसमें भी एरेशन होता है, तो बेटा वाटर कंटेंट कम होगा, जब लिक्विडिटी उसकी कम होगी, with the leafy part of the plant separate from the roots। अब देखो आपने एक टेक्निक देखा होगा कि घर में जो इंडोर अगर डेकोरेटेड कोई प्लांट है तो उसके लिए स्प्रे बॉटल यूज करती है मम्मी लोग या कोई गार्डनर हो तो वो क्या करता है, वो ऐसा नहीं कि पाइप लगा के अंदर रूम के अंदर पानी स्प्रे करता है, तो वो क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे, जैसे आप होली में पिचकारी वगैरह यूज करते हो उस तरीके से स्प्रेयर यूज। ठीक है, तो उसमें आप डायरेक्ट सप्लाई दे रहे हो, लीफ कुछ ले ले रही है ताकि ट्रांसपिरेशन उसका स्लो डाउन हो जाए और कुछ एब्जॉर्प्शन से वाटर चला जाए, और रूट के साइड में आपने सप्लाई दे दिया ताकि उससे आप एक लेवल का वहां पे सप्लाई में। क्लियर? नाउ एक चीज नोट डाउन करना, हंगर साइन। हंगर साइन, हंगर साइन क्या है, जिस चीज के जब आप एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस कर रहे हो तो उस एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस में जिस चीज की कमी है उसकी वजह से आपको जो साइन दिखेगा दैट इज द हंगर साइन।
तो यू कैन से इट डिफिशियंसी सिंड्रोम, डिफिशियंसी सिम्टम। ठीक है, जब मल्टीपल होता है तब सिंड्रोम एक रहेगा तो सिम्टम। तो हंगर साइन क्या है? आप जैसे आयरन की स्टडी कर रहे हो तो आयरन के अब्सेंस में दिखने वाला साइन, यू कैन से इट डिफिशियंसी साइन। फिर हंगर साइन डायरेक्ट पूछा जाता है बेटा। ठीक है, तो आप जब एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस कर रहे हो तो यू नो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यू नो द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप डिफिशियंसी को स्टडी कर रहे हो तो जो साइन दिखेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है हार्डली एनी ग्रोथ, डिस्टिल वाटर में तो कोई ग्रोथ नहीं होगा ना बेटा, वो प्योर वाटर था तो वहां कोई ग्रोथ नहीं दिखेगा। नाउ वेरी लिटिल ग्रोथ, नाइट्रोजन की कमी है, बाकी ये आयरन मैग्नीशियम फॉस्फोरस इसमें प्रेजेंट है। अब हमें पता है नाइट्रोजन हमारा बहुत मेजर कंपोनेंट है, डीएनए वगैरह बनाने में चाहिए, प्रोटीन बनाने में चाहिए, तो उसकी कमी से हमें ग्रोथ कैसा दिखेगा? थोड़ा सा ही दिखेगा। क्लियर? कमी है, एकदम निगलेक्ट नहीं किया गया। फिर आयरन की कमी से हमें येलो लीव्स दिखता है, अभी हम आएंगे बाद में क्या क्या किसकी कमी से दिखता है। फिर मैग्नीशियम की कमी से भी येलो लीव दिख रहा है, तो अब ये दोनों के बीच में फिर काउंटर अटैक होता है, पुअर ग्रोथ। ठीक है, तो जो चीज जिसकी कमी से जो सिम्टम दिख रहा है, मतलब साइन एंड सिम्टम प्लांट में कमी कहाँ है? सॉल्यूशन में, एंड उसको हम बोलते हैं हंगर साइन। जैसे हम माल न्यूट्रिशन, ठीक है, फूड प्रोटीन की कमी से कोई डिजीज, क्वेश्चन को और बोल रहे हैं, तो वो कैसा है? माल न्यूट्रिशन डिजीज है किसी पर्टिकुलर चीज की कमी से। क्लियर? तो कंप्लीट न्यूट्रिशन आपको हेल्दी ग्रोथ दिखाएगा। और वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट शोइंग वेरियस एक्सपेरिमेंटल जार, और अलग अलग एक्सपेरिमेंट में आप अलग अलग चीजों की कमी और ज्यादा जो चीजें हैं उसको दिखा रहे हो, उस वजह से क्या होगा? वो आपको वहां पे एक साइन दिखेगा जिसको आप उसकी कमी की वजह से बोल रहे हैं, इसलिए हंगर, भूख लगी है उस प्लांट को, उस चीज की नीड है जो उसको मिल नहीं रहा है। क्लियर? मोस्ट ऑफ द नाउ एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स, उसमें लिखा हुआ था कि आपको आइडेंटिफिकेशन चाहिए, फिर आपको क्राइटेरिया चाहिए कि एसेंशियल मिनरल एलिमेंट क्या है। आपके 106 से 110 पीरियोडिक टेबल के मिनरल्स यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट है, क्या ऑल दे आर एसेंशियल? आपने एश की एनालिसिस की तो आपको सब चीज जो मिल रहा है उसको आप केमिकल एनालिसिस करके देखोगे तो क्या सब एसेंशियल थे? नहीं, कुछ यूज किए नहीं थे, बस वो ट्रांसपोर्टेशन में जा रहे हैं। तो हमें उसमें से फाइंड आउट करना है कि ऐसे कौन से हैं जो कि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में रोक देगा। वो क्राइटेरिया जो उसको एसेंशियल बना रहे हैं, क्राइटेरिया यहाँ पे ध्यान रखना है। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल कैन एंटर प्लांट्स थ्रू द रूट्स। इनफैक्ट अब मोस्ट ऑफ द मिनरल्स की बात कर दिया, मतलब कार्बन, ऑक्सीजन, ये आपको पता है ये एयर से आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे गैसेस को भी इंक्लूड कर रहा है, लेकिन मोस्टली कहाँ से आ रहा है? आपका सॉइल से आ रहा है। जब एलिमेंट की बात करोगे आप तो उसमें कार्बन ऑक्सीजन भी आ जाएगा ना बेटा। ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सब कुछ आएगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन का मेन सोर्स एयर है, इसलिए हमें यहाँ पे मोस्टली वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना। मोस्ट ऑफ द मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल कैन एंटर प्लांट्स थ्रू द रूट्स। In fact, more than 60 elements of the 105 discovered so far are found in different plants. ठीक है, अब ये 2007 में एनसीईआरटी बनी थी तब का डेटा है, तो ये वैरी कर सकता है, बस आपको डेटा एनसीईआरटी वाला याद रखना समझे, क्योंकि कंटिन्यू चल रहे हैं। सम प्लांट्स स्पीसीज एक्युमुलेट सेलेनियम। अब ध्यान से सुनो, जो एक्सपेरिमेंट, जो एग्जाम्पल है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको हम कभी रटवाएंगे नहीं बैठ। एक्युमुलेट मतलब इकट्ठा कर रहा है क्या? सेलेनियम। अदर गोल्ड, गोल्ड का मैंने एग्जाम्पल बता रखा है इक्विसिटम। इक्विसिटम इज अ टेरिडोफाइट, जिसको हम कॉमनली हॉर्स टेल बोलते हैं। ठीक है, इक्विसिटम प्लांट के अंदर गोल्ड पाया गया, इट मींस कि वो बना तो नहीं रहा है, वो जिस सॉइल में प्रेजेंट होता है वहां पे कहते हैं कि गोल्ड का आइडेंटिफिकेशन दे रहा है कि इक्विसिटम ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब वहां पे गोल्ड होने के चांसेस हैं। इज इट क्लियर? गोल्ड while some plants growing near nuclear test, न्यूक्लियर साइट जहाँ पे न्यूक्लियर परमाणु एनालिसिस हो रहा है, जैसे यहाँ हमारा क्या है महाराष्ट्र में तारापुर, ठीक है, एटॉमिक रिसर्च सेंटर है जहाँ। तो अब ऐसा तो है नहीं कि वहां पे
प्लांट ही नहीं ग्रो कर रहे, ग्रो करते हैं ना, तो उनके पास उनके रूट से एब्जॉर्प्शन में ये मटेरियल जा सकते हैं। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इसको रोका नहीं है, वो चले गए अंदर, डिपॉजिट हो गए वहां पे। तो एक्यूमुलेटेड पार्ट में आपको सेलेनियम मिल रहा है, गोल्ड मिल रहा है, एंड न्यूक्लियर साइड पे आपको रेडियो एक्टिव स्ट्रोंसियम मिल रहा है। ठीक है, अब ये एलिमेंट तो आपको याद रखना पड़ेगा। रेडियो एक्टिव स्ट्रोंसियम कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियर टेस्ट साइट, ऐसी जगह जहाँ न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है, परमाणु एनालिसिस हो रही है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वहां पे उस साइट पे आपको ऑब्वियसली रेडियो एक्टिव एलिमेंट वहां पे एक्सपोज हुए होंगे, तो स्ट्रोंसियम वहां के सॉइल में मिल सकता है। क्लियर? सॉइल में था तो वो ट्रांसफर करके प्लांट के अंदर चला गया। तो अब ये जो 105 डिस्कवर्ड दिख रहा है, इसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हैं। ठीक है, there are techniques that are able to detect the minerals even at a very low concentration. हमें ऐसी टेक्निक चाहिए जो आपको बहुत कम कंसंट्रेशन में, 10 की पावर -8 ग्राम लिखा है, मतलब 0.00008 टाइम। क्लियर? आप 1 ग्राम लिखते हो, कोई चीज 1 ग्राम कितनी होती है बेटा? कितना दिखेगा? अगर आप मेजरमेंट करोगे, जब टाइट्रेशन वगैरह करोगे, तो आपको केमिस्ट्री में मेजरमेंट करने के लिए मिलेगा। केमिकल एनालिसिस इज वेरी, वहाँ यूजी में, एमजी में, इस तरीके से आप मेजर करके एंड देन उसको एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाओ। पहला स्टेप तो यही हो जाता है कि आप जो एक्सपेरिमेंट करना है उसके लिए केमिकल लेके आओ। ठीक है, वो मेजरमेंट करने के लिए आप वहां पे जो मेजरिंग स्केल्स होते हैं वो यूज करोगे। तो 10 की पावर -8 ग्राम बहुत छोटी यूनिट हो गई, और इसको भी मेजर कर ले रहे हैं ताकि हमें जो छोटे छोटे अमाउंट से भी कोई वेरिएशन हो रहा है वो पता चल सके। क्लियर? पर एमएल दिया है, अब ये और छोटा हो गया, 1 एमएल में 10 की पावर -8 ग्राम। ठीक, 1 एमएल खुद ही इतना सा, उसके अंदर भी 10 की पावर -8 ग्राम वो प्रेजेंट है वहां। The question is whether all the diverse mineral element present in a plant, for example, gold, selenium, as mentioned above, are really necessary for plants. अब हमें, मैंने बोला कि 106 से 110 एलिमेंट्स तो हमें पीरियोडिक टेबल के प्लांट के अंदर दिख रहे हैं ऐश में, तो ये सब क्या जरूरी है प्लांट के लिए? दैट इज द क्वेश्चन। अगर ये सब जरूरी हो जाते तो ये सब इसेंशियल हो जाते, ये सब इसेंशियल हो जाते, हमें जो फर्टिलाइजर मिलेगा ना उसमें हमको ये सब डाल के बेचना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो हमें इसेंशियल तो निकालना है, ताकि जो हम सॉल्यूशन बना रहे थे उसमें हम सिर्फ इसेंशियल डालें। क्लियर? नहीं तो हमको पूरी सॉइल ही उठा के डालना पड़ेगा कि हम क्या क्या डालें। How do we decide what is essential for the plants and what is not? Now, that question generates the answer of essentiality characteristics. What is the characteristics for essentiality? Very, very, very important. 5 स्टार लगा लेना इस पॉइंट को। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया क्या है, आप कैसे डिफाइन करते हो कि कितने एलिमेंट और कौन कौन से एसेंशियलिटी एनिमल एलिमेंट एसेंशियल हैं। एकदम ध्यान से सुनना। द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। एक लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो ग्रोथ करे और रिप्रोड्यूस करे। ठीक है, तो ये एसेंशियल एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत नेसेसरी होना चाहिए फॉर द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर प्लांट, जिसकी कमी से प्लांट ना प्रॉपर ग्रो कर सके ना प्रॉपर रिप्रोड्यूस कर सके। अरे जब ग्रो नहीं करेगा तो वेजिटेटिव फेज पूरा नहीं होगा, रिप्रोडक्शन तो कुछ जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे पॉइंट में आ रहा हो कि रिप्रोडक्शन में क्या रोल प्ले कर। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज जस्ट द essentiality for the living organism or for the continuation of life. जो स्पीसीज टू स्पीसीज एक स्पीसीज की यहाँ पे जनरेशन बैठी हुई है, तो किस वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन फिनोमेना। और रिप्रोडक्शन कब आएगा? जब वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाएगी प्लांट की, और उसमें फ्लावर बन रहा होगा या गैमेट बन रहा होगा, या जो भी देख रहे हो छोटे स्मॉल प्लांट जहाँ पे फ्लावर नहीं फॉर्म हो रहा है, आर्चिकोनिया, एंथ्रीडियम, वो सब बन रहा था। तो आपको रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स तो बन ही रहे थे, गैमेट तो बनेगा ही। क्लियर? तो गैमेट तभी बनेगा जब वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाएगा। अगर वेजिटेटिव ग्रोथ ही नहीं प्रॉपर होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं प्रॉपर होगा। तो ऐसे एलिमेंट एब्सोल्युटली नेसेसरी होने चाहिए फॉर द सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन।
एक प्लांट के सर्वाइवल के लिए ये बहुत जरूरी होने चाहिए। इनकी कमी से उसका वेजिटेशन और रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता। क्लियर? दैट इज द एसेंशियल फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ द एसेंशियल। इन द एब्सेंस ऑफ द एलिमेंट द प्लांट्स do not complete their life cycle or set the seed। लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं किया मतलब क्या हो गया बेटा? वेजिटेटिव ग्रोथ से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में नहीं गया, और या तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में गया तो रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन के बाद प्रॉपर सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। प्रॉपर सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो उससे अगली पीढ़ी नहीं बनेगी उसकी। इज इट क्लियर? ठीक है, एकदम अच्छे से पहला क्राइटेरिया यहीं पे दिमाग में छप जाना चाहिए कि पहला क्राइटेरिया तो ये हो गया कि दैट मिनरल इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। उस मिनरल की अगर सप्लाई नहीं मिली, प्लांट ग्रो करके प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस एक तरीके से कर भी लिया तो सीड का फॉर्मेशन प्रॉपर मैच्योर सीड नहीं बनेगा, या एसेंशियल जो उसको करने के लिए फिर से नया प्लांट बनाने के लिए जो स्टोरेज चाहिए वो वहां पे नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक। कोई चीज एसेंशियल तभी होगी जब वो बहुत स्पेसिफिक है। मैं बायो पढ़ा रही हूँ, मैं स्पेसिफिक हूँ, मेरे जगह सुनील सर आके हमें पढ़ाने लगेंगे तो उसको सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और किडनी बोल के चले जाएंगे, वो भी क्या होता है उनको पता है नहीं। क्लियर? फंक्शन इज शुड बी वेरी स्पेसिफिक। आयरन का काम मैग्नीशियम से ना हो जाए, मैग्नीशियम का काम क्लोरीन से ना हो जाए, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, ताकि उसके अब्सेंस में उसका सिम्टम दिखे, उसकी जरूरत दिखे। क्लियर? जैसे हम कल गायब होने वाले, ओ शिट, सर को बताना था, बताया कि नहीं, छुट्टी पर चलो सीधे उठ के गए थे, संजय सर जा चुके। ठीक है, तो कल हम रहेंगे नहीं, तो कल हमारी जो बायो की सप्लाई है एसेंशियलिटी एदर रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं अवेलेबल करा दूं, या मैं उसको वेडनेसडे को सेकेंड हाफ में कंटिन्यू लेक्चर ले लूं। कल हमारी कमी रहेगी यहाँ पे, समझे? तो एसेंशियल इज ऑलवेज एसेंशियल, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अभी दो बायो की फैकल्टी होती तो मैं जाती, वो आके पढ़ा देते, कोई वो अपना पोर्शन पढ़ा देगा या पढ़ा देते वॉटेवर, लेकिन बायो चलता रहे तो हम उस दिन एसेंशियल नहीं रह जाएंगे। इज इट क्लियर? तो बाय अनदर एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय द अनदर एलिमेंट। तो पहला क्या था कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए एकदम नेसेसरी होना चाहिए, उसके कमी से ना ग्रोथ पूरी प्रॉपर हो सकती है, ना रिप्रोडक्शन पूरा लाइफ साइकिल पूरी नहीं हो सकती। एंड दूसरा क्या हो गया कि उसको कोई दूसरा रिप्लेस न कर सके, तो नॉन रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट। इन अदर वर्ड, deficiency of any one element cannot be made by supplying some other element। आपको deficiency symptom को आप किसी दूसरे एलिमेंट से सप्लाई करके ओवरकम नहीं कर सकते हो। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या आता है? एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। एलिमेंट जो है वो मेटाबॉलिज्म का पार्ट हो, मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले कर रहा। क्लियर? जैसे स्ट्रक्चरल भी बनेगा तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए भाई प्रोटोप्लास्ट में डिसाइड कर रहा था कि ले जाओ बाहर सेलुलोज को डिपॉजिट कर दो, ले जाओ हेमिसेलुलोज को डिपॉजिट कर दो, लिग्निन को डिपॉजिट कर दो, तो वो मेटाबॉलिक कंपोनेंट ही है। तो मेटाबॉलिकली इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बह के गया और वहां पे लग गया, ऐसा तो नहीं होगा। हर सेल डिवीजन के बाद ही बनेगी, मेरिस्टेमेटिक डिवाइड करेगा उसके बाद ही बनेगा, पैरेंकाइमा बनेगा, प्रोटोप्लाज्मिक एक्टिविटी होगी तभी कोलेनकाइमा बनेगा, तभी स्क्लेरेनकाइमा बनेगा, डिफरेंट टाइप की सेल मिलेगी तभी जाइलोम बनेगा। क्लियर बच्चा? तो हर चीज को मिनरल एलिमेंट तो अंदर जाएगा और मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, एंड देन वो अपने स्ट्रक्चर पे जाएगा अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर? मतलब प्रोटोप्लाज्म में तो वो जाएगा जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो क्रॉस हो ही रहा होगा। ठीक है, जैसे एंजाइम है, एंजाइम के साथ आपको जिंक को बाइंड करना ही करना पड़ेगा, और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा। ऐसा नहीं कि एंजाइम क्या आ रहा है और जिंक को लेकर चला जाए। जो मैच्योरिटी ऑफ दैट एंजाइम है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इनसाइड द गोल्जी apparatus, इसलिए जिंक को ट्रांसफर करके गोल्जी तक जाना पड़ेगा, एंड देन गोल्जी आपको एसोसिएट करके दे देगा कि हाँ ये पर्टिकुलर एंजाइम बन गया। तो तीनों पॉइंट फिर से रिकॉल करो, यही रिकॉल कर लो और आज एकदम माइंड में सेट हो जाना चाहिए। एसेंशियल फॉर द
ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, नॉन रिप्लेसेबल, कोई और उसकी कमी को पूरा न कर सके, एंड एलिमेंट शुड बी इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म। अब जो आपका ये सिलेनियम गया, ये गोल्ड गया, ये न्यूक्लियर एलिमेंट गए, ये इन सबको क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हो, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में उनका रोल नहीं दिखेगा, वो डिपॉजिट नहीं हो रहे हैं, वो डिपॉजिट हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन उनकी कमी से कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है। इज इट क्लियर? तो वो सब आपके एसेंशियल क्राइटेरिया से बाहर हो गए। इस तरीके से आपने रिमूव किया सारे एलिमेंट को और सेलेक्ट करके ले आए आप 17 एलिमेंट जो कि एसेंशियल हो गए। इज इट क्लियर? जिनकी कमी से ये तीनों पैरामीटर डिस्टर्ब हो रहे हो वही सिर्फ एसेंशियल है, बाकी आन दो जान दो वाले हो, आते रहो जाते रहो, तुम्हारा इफेक्ट दिखेगा जरूर, लेकिन तुम्हारा इफेक्ट इतना नहीं है कि तुम्हारी एसेंशियलिटी को इफेक्ट, मतलब हमारी पूरी ग्रोथ और डेवलपमेंट को तुम रोक। तो ऐसे एलिमेंट निकल के कितने आए बेटा? 17 according to NCERT. A plant cannot complete its life cycle without the element. No other element can perform the function of the element. The element is directly involved in the प्लांट न्यूट्रिशन। जैसे आप फूड लेते हो, डाइजेस्ट होता है और न्यूट्रिशन जाता है, उसी तरीके से प्लांट न्यूट्रिशन इज द मेटाबॉलिज्म। तो सेम लाइन है, वर्ड अलग है। समझ में आ गया बेटा? ठीक, यहाँ तक एकदम क्लियर है? यहीं एंड करें क्या? एक लाइन और सुन लो, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट से आगे कंसेप्ट है। मैक्रो और माइक्रो यहाँ पे तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड कर सकते हो, हाँ, मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड कर सकते हो। जिसका मॉलिक्यूलर वेट हाई हो मैक्रो न्यूट्रिएंट हो गया, जिसका मॉलिक्यूलर वेट लो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, कर सकते हो? कतई नहीं कर सकते, ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए वो है मैक्रो, जो कम क्वांटिटी में चाहिए वो है माइक्रो। तो जिसकी सप्लाई ज्यादा चाहिए, ज्यादा जाएगा तब वो काम करेगा, वो हो गया मैक्रो न्यूट्रिएंट। जिसकी सप्लाई थोड़ी सी भी है और वो काम कर रहा है वो हो गया माइक्रो न्यूट्रिएंट। इट इज जस्ट लाइक छोले की सब्जी में नमक हो गया तुम्हारा माइक्रो न्यूट्रिएंट। बिना नमक के आप क्या ही छोला खाओगे? छोला जानते हो ना? चलो जो तुम लोग खाते हो वो कोई भी ऐसी चीज जो आप डिश बना रहे हो उसमें नमक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक। नमक अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक। वो पर्टिकुलर वेजिटेबल, आप नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज अपना रोल प्ले कर रहा है, विदाउट नमक कोई टेस्ट नहीं आएगा। या आप हलवा बना रहे हो तो विदाउट शुगर उसका टेस्ट नहीं आएगा, आप कितना ड्राई फ्रूट डाल दो, घी डाल दो, सब कुछ डाल दो। तो वो शुगर, वो नमक आपका क्या हो गया? माइक्रो न्यूट्रिएंट। एट द एंड बना आपका छोले हलवा, लेकिन उसमें छोले का अपना कंसेंट्रेशन है, चने का अपना कंसेंट्रेशन है, वेजिटेबल का अपना कंसेंट्रेशन है, नमक का अपना कंसेंट्रेशन है, मसाले का अपना कंसेंट्रेशन है। तो जो जितने कंसेंट्रेशन में चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर दिया गया मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब ऑब्वियसली माइक्रो न्यूट्रिएंट की सप्लाई ज्यादा होगी, माइक्रो न्यूट्रिएंट की सप्लाई कम रखनी है। टॉक्सिक इफेक्ट की बात करो, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैक्रो न्यूट्रिएंट ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा या माइक्रो न्यूट्रिएंट ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट शो? माइक्रो, क्लियर। माइक्रो बहुत छोटे में अपना रोल प्ले कर दे रहा है। आप एक चम्मच नमक डाले और स्वाद आ गया, जरा एक चम्मच और डाल के देखो, ठीक, हरा, कहानी खत्म हो गई, वो डिश तो फेंक ही दिया, गलती से किसी बहू ने बनाया है तो उसको तो मायके पहुंचा दे। क्लियर? तो मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो छोटे अमाउंट में अपना रोल प्ले कर रहा है उसी का थोड़ा सा भी वेरिएशन, तो पॉइंट 10⁻⁸ से 10⁻⁷ भी हुआ तो कहानी खत्म, ठीक है। लेकिन मैक्रो न्यूट्रिएंट को एक पावर है, वो एक लेवल तक टॉलरेट कर सकता है, वो ऑलरेडी मैक्रो है, ज्यादा आ रहा है आंदो आंदो, उसकी जरूरत ही ज्यादा है। एक लेवल के एक्सेस उससे ज्यादा आया तब आपको उसका टॉक्सिक इफेक्ट दिखेगा। तो सबसे पहले टॉक्सिक इफेक्ट को कौन दिखाएगा? माइक्रो न्यूट्रिएंट। चलो यहीं पे कहानी आज की समाप्त करते हैं। कोई डाउट किसी को? आसना, आलम, आकाश, आयुष, इकरा, कश्मीरा, श्वेत, एनी डाउट? होल्ड प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ से कवर कर लेना। और एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है बेटा, मॉड्यूल की भी रीडिंग कर लेना और एनसीईआरटी से भी रीडिंग करना। जो साइंटिस्ट आ गए उनको श्रद्धांजलि देके टेबल बनाते चलो और ऐड कर देना मिनरल्स के साइंटिस्ट, साइंटिस्ट
ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन। चलो बाय बाय, टेक केयर।